आदमी को टपकाए हम, पुलिस की मार खाए हम, जेल में सड़े हम, और वो कराची से फोन करके हम पर हुक्म चलाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, रैप बिडू ये कहता है फिरोज कोकनी। अब आपके मन में सवाल होगा कि ये फिरोज कोकनी है कौन जो कराची में बैठे अपने आका को डायरेक्ट चैलेंज कर रहा है। तो बिडू फिरोज कोकनी को जानने के लिए हमें शुरू से पूरी किताब खोलनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी मुंबई अंडरवर्ल्ड की बात होती है तो कुछ नाम हमें याद आ जाते हैं, जैसे दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, अरुण गवली, छोटा शकील, अबू सलीम जैसे माफिया डॉन। इन सब माफियाओं के बारे में आप सब लोगों ने किस्से कहानियां सुनी होगी, लेकिन इन सब माफियाओं के अलावा कई ऐसे गैंगस्टर, शार्प शूटर और हैचमैन रहे जिन्होंने मुंबई अंडरवर्ल्ड में अपने नाम का भौकाल मचाया, और इन सब लोगों की कहानी भी कोई फिल्मों से कम नहीं है। इनमें से ऐसा ही एक नाम है फिरोज कोकनी का। ये फिरोज कोकनी डी कंपनी का सबसे खतरनाक शूटरों में से एक था। फिरोज कोकनी का असली नाम फिरोज अब्दुल्ला था। इसने 16 साल की कम उम्र में ही क्राइम की दुनिया में एंट्री ले ली। दरअसल अपनी जवानी में इसे एक लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन फिरोज को पता चलता है कि वह जिस लड़की से प्यार करता है वह किसी और के साथ चक्कर चला रही है। तो फिरोज ने उस लड़की के बॉयफ्रेंड को लुढ़का डाला। फिर पुलिस ने फिरोज को गिरफ्तार कर लिया और उसे आर्थर रोड जेल में भेज दिया। जेल में भेजने के बाद भी फिरोज की लड़ाइयाँ चालू ही रहती है। ये सब जेल में बंद डी कंपनी के लोगों ने देखा। डी कंपनी के लोगों ने देखा कि छोकरा है गर्म मिजाज का, छोटी मोटी बात पे मरने मारने पर उतर आता है, 10-10 लोगों से अकेले ही भिड़ने का दम रखता है। इसके चलते फिरोज को ऑफर दिया गया कि वह डी कंपनी के लिए काम करे। फिरोज ने यह ऑफर तुरंत कबूल कर लिया और डी कंपनी ने उसकी जमानत करा दी। जेल से बाहर आते ही इसने डी कंपनी के वास्ते कई हत्याओं को अंजाम दिया। इस बीच 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिरा दी जाती है और उसके बाद मुंबई में दंगे शुरू हो जाते हैं। दरअसल मुंबई में 6 दिसंबर रात से ही दंगे शुरू हो जाते हैं जो 1 हफ्ते तक चलते हैं। इसके बाद दंगे तो कम हो जाते हैं, लेकिन छोटी मोटी हत्याएं चालू रहती है। इस बीच शौकत अली रोड पर एक अफवाह फैलते है कि एक बड़े बालों वाला इंसान मुसलमानों की हत्या कर रहा है। तो एक दिन 6 जनवरी 1993 की रात फिरोज कोकनी, उसका दोस्त मोमिन, लाला और 3-4 दोस्त, ये लोग तय करते हैं कि उस बड़े बाल वाले को हम ढूंढ कर उसको लुढ़का डालेंगे। रात भर उसे ढूंढते हैं, लेकिन वह इंसान कहीं मिलता नहीं है। फिर ये लोग तय करते हैं कि आज खाली हाथ नहीं घर जाएंगे, किसी न किसी को तो लुढ़का कर रहेंगे। तो ये लोग 2 हिंदू मजदूरों को लुढ़का डालते हैं। उसी रात जोगेश्वरी में एक और घटना होती है। कुछ दंगाई जोगेश्वरी के एक चौल में हिंदू परिवार को जलाकर मार डालते हैं। इसके चलते दूसरे दिन मुंबई में फिर से दंगे शुरू हो जाते हैं। यह दंगे भी हफ्ते भर चलते हैं। इसी कारण से फिरोज कोकनी को दोबारा दंगों शुरू कराने का आरोप लगा था। इन सब को 1 साल बीत जाता है। 1994 में वह फिर से एक बड़ी वारदात को अंजाम देता है। रामदास नायक, जो कि मुंबई में बीजेपी के विधायक थे, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के आपत्ति जताने के कारण रामदास नायक का विवाद डी कंपनी से हो जाता है। तो इस एमएलए की सुपारी फिरोज कोकनी को दी जाती है। फिरोज कोकनी AK-56 राइफल से एमएलए की गाड़ी पर फायरिंग कर देता है। फिरोज 50 राउंड गोलियां चलाकर रामदास नायक की हत्या कर देता है। रामदास नायक बीजेपी का एक बड़ा नाम था, जो मुंबई के बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके थे। इससे पूरे देश में चर्चा का विषय बनता है। फिरोज कोकनी को ढूंढने के लिए मुंबई पुलिस पूरी ताकत लगा देती है, लेकिन वह नहीं मिलता है। आखिर में मुंबई क्राइम ब्रांच के DCP राकेश मारिया को उसके खबरी का फोन आता है और वह कहता है कि फिरोज कोकनी बेंगलोर में एक होटल में छुपा है। क्राइम ब्रांच की टीम तुरंत बेंगलोर पहुंच जाती है। पुलिस उस होटल में पहुंच जाती है और इंतजार करते हैं कि फिरोज कोकनी कुछ खाने का ऑर्डर करे। 3 से 4 घंटे के लंबे इंतजार के बाद फिरोज कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करता है। वेटर के भेष में एक पुलिस वाला कमरे में एंट्री करता है और इसके पीछे पीछे दूसरे पुलिस वाले घुस जाते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। इसके बाद फिरोज कोकनी को मुंबई लाया जाता है और उससे पूछताछ शुरू होती है। फिरोज एक एक करके अपने 21 गुनाहों को कबूल करता है। इसके बाद फिरोज को थाने की जेल में बंद कर दिया जाता है। थाने की जेल में फिरोज को छोटा राजन गैंग और अरुण गवली गैंग की तरफ से ऑफर दिया जाता है कि हमारी गैंग में आ जाओ, लेकिन फिरोज कोकनी उस ऑफर को ठुकरा देता है। अब फिरोज कोकनी को कहीं न कहीं घमंड आ गया था। अब उसे लगने लगा था कि डी कंपनी में दाऊद के बाद सबसे बड़ा कोई गैंगस्टर है तो वो मैं ही हूँ। उसी दौरान जेल में डी कंपनी के कुछ लोग छोटा शकील का बर्थडे मना रहे थे और एक बर्थडे केक लाया जाता है। तब फिरोज उस केक पर थूक देता है और छोटा शकील के बारे में अनाप शनाप बोलने लगता है। यह अनाप शनाप बोली कोई रिकॉर्ड करके छोटा शकील तक पहुंचा देता है। फिर
फिर एक दिन उसे जे हॉस्पिटल में इलाज के लिए लाया जाता है। तभी अचानक जहूर मखरंदर नाम का गैंगस्टर और एक शूटर के साथ वहां आता है। पुलिस पर फायरिंग करने लग जाता है, जिसमें एक पुलिस वाला मारा जाता है। जहूर मखरंदा फिरोज कोकनी को अपने साथ लेकर भाग जाता है। उसके बाद फिरोज ने नेपाल के रास्ते बैंकॉक भेज दिया जाता है और वहां से पाकिस्तान पहुंचते ही फिरोज की खबर आती है कि पाकिस्तान में फिरोज कोकनी को उसके गैंग के लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी है और ऐसे फिरोज कोकनी के चैप्टर का दी एंड हो जाता है। तो बिडू, ये थी कहानी डी कंपनी के सबसे खतरनाक शूटर फिरोज कोकनी की। तो मिलते हैं फिर और एक नई कहानी के साथ। तब तक इस आर भाई का आपको बाय बाय।